भाग 2 प्राणियों का अनुकूलन। भाग 1 में वनस्पतियों के अनुकूलन के बारे में जानकारी दी गई थी। भाग 2 में प्राणियों के अनुकूलन के बारे में देंगे। विद्यार्थियों, तुम्हारे आसपास में प्राणियों की सूची बनाओगे तो तुम्हें यदि चर्चा करोगे अपने आपसी मित्रों से तो बहुत सारी चीज़ों की जानकारी हो सकती है कि कौन सा प्राणी कहाँ रहता है, क्या खाता है, कि इसमें रीढ़ की हड्डी होती है कि नहीं, पंख पूंछ है या नहीं है। इन आधारों पर अगर हम तालिका बनाएंगे तो एक बहुत बड़ी तालिका तैयार हो जाएगी। ज़मीन पे रहने वाले, पानी में रहने वाले जो प्राणी हैं उनके शरीर में क्या क्या अंतर दिखाई देता है। अब हम जो है यहाँ पर पानी में रहने वाले जो कुछ प्राणी हैं इनके बारे में जानकारी प्राप्त कर रहे हैं। जो ज़मीन पे रहने वाले प्राणी हैं उनकी तुलना में पानी पे जो रहने वाले प्राणी, उनकी त्वचा, शरीर का जो आकार होता है उसमें काफ़ी अंतर दिखाई देता है। जैसे ये मछली है, इसको देखकर तुम्हें क्या महसूस हो रहा है? नाव देखे हो, दोनों सिरों पर पतली, पीछे और आगे, बीच में चौड़ी। ऐसा किस लिए होता है? ताकि वो आसानी से पानी के अंदर तैर सकें। इनकी जो त्वचा होती है वो चिकनी होती है। इसका कारण है कि पानी में रहने के कारण उनमें जो है पानी में रहते हैं, इसके वजह से उनकी त्वचा पे जो सल्का आदि पाए जाते हैं वो चिकने होते हैं। अब यहाँ पे कुछ प्राणी के नाम जैसे मेढक, बत्तख, कछुआ आदि दिया गया है। अब इनमें से पैरों का उपयोग उन्हें किस कार्य के लिए होता है? मेढक पानी में किस अंग द्वारा श्वसन करता है? मेढक अपनी पिछली टांग का उपयोग किस कार्य के लिए करता है? बत्तख पानी में गीले क्यों नहीं होते हैं? तो पैरों का उपयोग सामान्य तौर पे देखा जाए तो प्राणी जो हैं जो ज़मीन पे रहते हैं वो चलने के लिए करते हैं। जैसे इसमें दिया है, मेढक अपनी पिछली टांग का उपयोग किस कार्य के लिए करता है? मेढक क्या करता है? उछलता यानी कूदता है, लंबी टांगों से कूदने का कार्य करता है। और दूसरे जो पानी के अंदर जब रहता है, मेढक दोनों जगह पे रहता है, ज़मीन में भी रहता है और पानी पे रहता है, तो वो पतवार का काम करते हैं उसके द्वारा। ठीक वही चीज़ मेंढक और बत्तख आ गई। अब बत्तख देखोगे, बत्तख का पैर देख रहे हो, पंजे के अंदर जो है पर्दा लगा हुआ है। यह भी बत्तख भी पानी में रहने वाला भी प्राणी, पानी और ज़मीन दोनों जगह पे रहता है। ज़मीन पर पैरों से चलता है और वहाँ पर ये झिल्ली होने की वजह से इसका पतवार के रूप में उपयोग कर सकता है। पतवार को चप्पू भी कहा जाता है। बत्तख जलमुर्गी जैसे पक्षियों के पंख पर तेलीय होने के कारण से पानी उनके ऊपर से फिसल जाता है। क्या होता है? फिसल जाता है। ठीक उसी प्रकार से सारी चीज़ें बताई गई हैं। पानी में रहने पर मेंढक जो है वह त्वचा द्वारा श्वसन करता है और ज़मीन पे जब रहता है तो फेफड़ों द्वारा श्वसन की क्रिया करता है। मेंढक पानी और ज़मीन दोनों स्थानों पर रह सकता है, इस कारण से उसे उभयचर प्राणी भी कहा जाता है। अब हम यहाँ के चित्र के अनुसार वनाच्छादित यानी जो जंगली क्षेत्र है, वन वाले क्षेत्र हैं एवं घास वाले प्रदेशों में पाए जाने वाले प्राणियों के अनुकूलन के बारे में जानकारी प्राप्त करेंगे। जंगल में जो रहने वाले कुत्ता, लोमड़ी, शेर, सिंह, मांसाहारी प्राणियों, इनके पैर मजबूत होते हैं, उनके नखर होते हैं। प्राणियों के नुकीले रदनख होते हैं। इन दांतों की सहायता से वो अपना काम किस चीज़ के लिए उपयोग करते हैं ये तो तुम्हें मालूम पड़ गया होगा। दांतों का उपयोग नुकीले दांतों का शिकार करने के लिए, उसको चीरने के लिए
टुकड़े करने के लिए इसका उपयोग करते हैं। इनके पैर इसलिए मजबूत होते हैं ताकि वे अपनी सुरक्षा कर सकें और तेज़ी से भाग सकें। जब देखो यहाँ पे दूसरा दिया, शेर के पैर के तलवे गद्दीदार होते हैं। इसका वैज्ञानिक कारण भी पूछा जा सकता है। शेर के पैरों के तलवे गद्दीदार होते हैं, कारण जिससे उसकी आहट भक्ष्य को नहीं होती है, वह सरलता से भक्ष्य को पकड़ लेता। भक्ष्य मतलब शिकार, जिसका वो शिकार करने वाला होता है। मांसाहारी प्राणियों की आँखों का स्थान जो उनके सिर के बाहरी ओर सामने होता है, ये भी वैज्ञानिक कारण हो सकता है। उत्तर होगा इसलिए ऐसा होता है उन्हें दूरी पर स्थित भक्ष्य नजर आ सके। भक्ष्य यहाँ का मतलब शिकार। शाकाहारी प्राणियों की आँखों का स्थल कपाल के नीचे और बगल में होता है। कपाल यानी सिर, जैसे यहाँ पे देख रहे हो, ये जो है हिरन की आँख उसके सींग के पास में है और दिखाई गई। कारण उन्हें बहुत बड़ा परिवेश दिखाई देता है, ज़्यादा से ज़्यादा दूरी को देख सकते हैं और अपने शत्रुओं से बचने का उन्हें अवसर प्राप्त होता है। शाकाहारी प्राणियों के पैर सकरे और पतले होते हैं। क्यों? इसका कारण यह है कि वे तेजी से छलांग लगाकर दौड़ पाते हैं। ऐसे प्राणियों के हिलने वाले लंबे कान दूर से आने वाली आवाज़ की आहट भी सुन सकते हैं। कौन कौन से प्राणी हैं? हिरन, सांभर। उनका रंग परिसर से मिलता जुलता होता है। क्यों? इसका कारण है ताकि वह वनस्पतियों में, झाड़ियों में छिप जाएं। वनस्पतियों के तने चबाकर खाने के लिए उनके दांत मजबूत होते हैं। ये समझ में आया? अब इसके बाद मरुस्थलीय प्रदेशों के प्राणियों का अनुकूलन। मरुस्थलीय प्रदेश में ये दो दिखाई दे रहे हैं, ऊंट और चूहा। इन प्रदेशों में पानी बहुत कम मिलता है और शरीर में पानी की मात्रा बनाए रखने के लिए वहाँ के प्राणियों की त्वचा मोटी होती है। जैसे कैक्टस देखे थे, उसके तना मांसल था और पत्ती जो है कांटे के रूप में रख ली थी। पैर इनके लंबे होते हैं, देखो जैसे ऊँट के पैर लंबे होते हैं। तलवा गद्दीदार होता है एवं चौड़ा होता है। क्यों? पैर लंबे क्यों होता है? ऊँट के पैर लंबे होने से यह मरुस्थल में जो है बालू होती है, बालू तपने लगती है तो उसकी तपन पेट तक नहीं पहुंच पाए, इसलिए इनके पैर लंबे होते हैं। दूसरा है तलवा गद्दीदार होता है। गद्दीदार क्यों होता है? रेत पे कभी तुम चले हो तो जब रेत पे तुम चलते हो तो तुम्हारा पैर धंसता है। गद्दीदार होने की वजह से यह आसानी से रेत के ऊपर चल सकते हैं, इसलिए चौड़ा भी होता है। नाक पर त्वचा होती है। नाक, ये देखो इनके नाक के ऊपर त्वचा होती है, मतलब झिल्लीदार त्वचा जैसे लगे और मालूम पड़ता है ढका हुआ है। ऐसा क्यों होता है? ऐसा इसलिए होता है क्योंकि रेगिस्तान में जब तूफान आता है जिसमें रेत उड़ती है, वह नाक में और आँख में ना जाए, इसलिए इनकी त्वचा होती है संरक्षक मोड़ के रूप में होती हैं, पलकें मोटी होती हैं। ये नाक और आँख की सुरक्षा बनाए रखने के लिए होती है। मरुस्थलीय प्रदेश में चूहा, सांप, मकड़ी, गिरगिट जैसे प्राणी जमीन में गहरे बिल बनाकर रहते हैं, गहराई पे रहते हैं। इसका कारण है कि वे जो हैं गर्मी से बचने के लिए ज़मीन में नीचे रहते हैं, क्योंकि नीचे की जो बालू है वह ठंडी रहती है। अब इन प्राणियों को देख लो, ये याक है और ये भालू दिखाई दे रहा है शायद। यह भी, इनके शरीर के ऊपर ढेर सारे बाल हैं, अर्थात ये ठंडक से बचने वाले प्रदेश में पाए जाने वाले प्राणी, यानी हिम प्रदेशों में पाए जाने वाले प्राणी। याक
ध्रुवीय भालू, सफ़ेद लोमड़ी, पर्वतीय भेड़, रुपहली लोमड़ी, साइबेरियन हस्की कुत्ता, हिम तेंदुआ, इन प्राणियों के और विषुववृत्तीय वनों में इसी जाति के प्राणी को तुम इंटरनेट से प्राप्त कर सकते हो। इनकी त्वचा पर लंबे घने बाल, सफ़ेद एवं रुपहला रंग इनकी विशेषता है। बाल घने होते हैं। बाल घने इसलिए होते हैं ताकि इनको ठंडक से इनकी सुरक्षा हो सके और इनके ऊपर जो बर्फ़ गिरती है वो फिसल कर नीचे आ जाती है। सफ़ेद या रुपहला रंग होता है जो शिकार करने वाले प्राणी रहते हैं, क्योंकि बर्फ़ का रंग भी सफ़ेद होता है और सफ़ेद होने की वजह से ये अपने शत्रुओं से अपनी रक्षा कर सकते हैं। वायवीय प्राणी अर्थात आकाश में उड़ने वाले, जिनको नभचर प्राणी भी कहते हैं। क्या कहते हैं? यह देख रहे हो पक्षी है, इसके शरीर का आकार शुंडाकार। शुंडाकार का मतलब जैसे नाव मछली का दिखाए थे, सामने की तरफ पतला, पीछे पतला और बीच में थोड़ा मोटा रहता है। हवा को चीरकर आसानी से ये उड़ सकें। उड़ने के लिए इनका शरीर ऐसा है। इनके शरीर पर परों का आवरण और आगे पैरों का पंख में रूपांतरण, खोखली हड्डियां से शरीर हल्का होने के कारण पक्षी हवा में उड़ने के लिए अनुकूलित हुए हैं। मतलब ये आसमान में क्यों और कैसे उड़ लेते हैं? इनके शरीर हल्के होते हैं, हड्डियां जो खोखली होती हैं, ताकि शरीर हल्का रहे। हल्का रहेगा तो आसानी से उड़ भी सकते हैं और आसानी से पंख का, परों का उपयोग उसमें उड़ने के लिए कर सकते हैं। कीटकों का शरीर भी शुंडाकार और हल्का होता है। पंखों की 2 जोड़ियां, 6 पैर, ऐसी रचना वाले कीटक हवा में उड़ सकते हैं। उन्हें भी तुमने चलते हुए देखा होगा। जैसे चमगादड़ के अगले पैर की अंगुलियों में पर्दे के कारण वह उड़ सकती है। हमारे परिसर में भिन्न पक्षी और कीटकों का निरीक्षण करेंगे तो उनमें उनकी अलग अलग विशेषताएं नजर आएंगी। सरीसृप प्राणियों का अनुकूलन। सरीसृप मतलब जो रेंगने वाले प्राणी हैं, जैसे सांप, केंचुआ, छिपकली। सांप और केंचुआ कैसे रेंगते हैं इसका तो तुमने दूर से ही निरीक्षण किया होगा, क्योंकि सांप के नज़दीक तो जाना हानिकारक है। और वे अपने किस चीज़ का अंग का उपयोग करते हैं? सांप को पैर नहीं होता लेकिन बहुत तेज़ी से दौड़ता है। छिपकली, गिरगिट, मगरमच्छ जैसे प्राणियों को अपने विशिष्ट पेशियों से विशिष्ट प्रकार से उनका उपयोग करते हुए रेंगते हुए देखा होगा। उसके अनुसार उनकी त्वचा, पंजे और विशिष्टता रंग के अनुकूलन हो जाता है। छिपकली और गोह के पंजे नखयुक्त एवं पतले होते हैं। क्यों? क्योंकि ये जो है आसानी से दीवार पर, पेड़ों पर चढ़ सकें, इसलिए इनके नाखून युक्त और पतले होते हैं। सांप की त्वचा सल्क वाली होती है, ये केंचुली भी छोड़ते हैं। भोजन ग्रहण करने के लिए प्राणियों में अनुकूलन। अभी दोनों प्रकार के प्राणियों की जानकारी तुमने ली, शाकाहारी और मांसाहारी, जो जंगल में रहने वाले भी हैं, हवा में उड़ने वाले भी हैं, पानी में रहने वाले, और पक्षी, पशु सबकी जानकारी ली। उनमें से कुछ प्राणी जो हैं शाकाहारी हैं, जो फल और घास आदि खा करके जीवित रहते हैं। दूसरे प्रकार के एक प्राणी होते हैं जो कि इन शाकाहारी प्राणियों के जो मांस खाते हैं, दूसरों का शिकार करते हैं, इसलिए इनको 2 वर्गों में बांटा गया है। एक प्राणी होता है शाकाहारी, दूसरा होता है मांसाहारी। अब इनमें लिए भोजन ग्रहण करने के लिए अधिक जानकारी पोषण नाम का जो प्रकरण आने वाला है उसमें हम इसके अधिक जानकारी प्राप्त करेंगे। मेंढक, सांप, पक्षी, मच्छर, तितली जैसे प्राणियों का भक्ष्य कैसे पकड़ते हैं, कैसे खाते हैं, इसकी जानकारी प्राप्त करने के लिए हम देखेंगे। मेंढक की जीभ जो है
लंबी और पतली होती हैं। इसको जो है डिस्कवरी नेशनल जियोग्राफी चैनल के कार्यक्रम में भी देखोगे तो तुम्हें जानकारी प्राप्त हो जाएगी। नहीं तो इसके लिए हम अगले वीडियो में विस्तृत रूप से इसकी जानकारी देंगे, क्योंकि ये बहुत बड़ा पाठ हो चुका है। और इसमें से निरीक्षण जब तुम करोगे, यहाँ पे जो दिया निरीक्षण के आधार पर तालिका को पूर्ण करना है, अन्य प्राणियों का निरीक्षण करना है। अनुकूलन प्राणी अनुकूलन का उपयोग तीक्ष्ण रदनक, रदनक का मतलब दांत भी होता है, दांत भी कहते हैं। अब तीखे दांत वाले मतलब तीखे नुकीले, शेर सिंह मांस फाड़ कर खाने। नुकीली लंबी चोंच वाले पक्षियों का याद करोगे, उनका नाम लिखोगे और वो किस लिए काम करते हैं शायद याद आ गया होगा। लंबी नुकीले चोंच वाले याद आया, बगुला शिकार करने के लिए, छोटी चोंच वाले पक्षी इसी प्रकार से उनका भी नाम लिखना। लंबी रसीली जीभ, लंबी गर्दन वाले, ऊंट है, जिराफ है आदि, वो किस लिए है इसको देख सकते हो। परिसर समरूपता के लिए प्राणियों के अनुकूलन। विभिन्न रंगों के गिरगिट टिड्डे हम आमतौर पर नहीं दिखाई देते हैं। वनस्पतियों पर, घासों में अथवा वृक्षों के तनों पर रहते समय उनके शरीर का रंग उस स्थान के अनुसार मिलता जुलता है। इसीलिए कहा, एक कहावत कही, गिरगिट के अनुसार रंग बदलना, मतलब जगह और परिस्थिति के अनुसार वह अपना रंग बदल लेता। अधिवास के अनुसार, भौगोलिक परिस्थिति के अनुसार विशिष्ट परिवेश में जीवित रहना, प्रजनन द्वारा अपने अस्तित्व को बनाए रखना, भोजन प्राप्त करना, शत्रु से स्वयं रक्षण करना, अनेक कारणों के लिए शरीर के अंगों और क्रियाओं में होने वाले परिवर्तनों को अनुकूलन कहते हैं। अनुकूलन की ये विस्तृत परिभाषा जो है 3 वाक्यों में दी गई है। आशा है कि यह पाठ तुम्हें समझ में आया होगा। धन्यवाद।